नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप या फिर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। हम लोग जानेंगे साउथ अमेरिका महाद्वीप में जितने भी देश हैं उनके नाम, उनकी राजधानी, उनकी करेंसी, ये सब हम लोग मैप के साथ जानेंगे। इसके अलावा पर्वत, पठार, मैदान, झील, जलप्रपात, मरुस्थल, इन सबको हम लोग मैप या मानचित्र के साथ जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि साउथ अमेरिकी महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप या फिर कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये देखिए, दुनिया में 7 महाद्वीप है। यहाँ पे ये है एशिया, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया और नीचे में पड़ता है अंटार्कटिका। ठीक है, इसमें से जो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप या फिर साउथ अमेरिका महाद्वीप, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, दूसरे स्थान पे आता है अफ्रीका, तीसरे स्थान पे आता है उत्तरी अमेरिका और चौथे स्थान पे आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ऊपर में यहाँ देखेंगे तो यह है कैरिबियाई सागर और उसके ऊपर में है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, इसके पूरब की तरफ है दक्षिणी अटलांटिक महासागर और पश्चिम की तरफ है प्रशांत महासागर। आइए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो 12 देश हैं उन सभी 12 देशों के नाम हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये है कोलंबिया, ये वेनेजुएला, ये गुयाना, ये सूरीनाम, ये ब्राज़ील, यहाँ पे उरुग्वे, ये पराग्वे, ये बोलीविया, ये पेरू और ये इक्वाडोर, और यहाँ पे ये नीचे में चिली और ये अर्जेंटीना। इसके अलावा ये जो 12 देश हो गए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 12 देश, और इसके अलावा 2 ऐसे क्षेत्र हैं, यहाँ पे ये फॉकलैंड आइलैंड और ये साउथ जॉर्जिया द्वीप समूह, इस पे ब्रिटेन का कंट्रोल है। और एक यहाँ पे पड़ता है फ्रेंच गुयाना, जिस पे फ्रांस का कंट्रोल है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में टोटल 12 देश है, 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिस पे ब्रिटेन का कंट्रोल है और एक ऐसा क्षेत्र है जिस पे फ्रांस का कंट्रोल है। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं हम लोग सभी देशों के, जो 12 देशों के मैंने जो नाम गिनाए हैं उनके राजधानी और उनके मुद्रा के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये है कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया स्पेन से 20 जुलाई 1810 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। जैसे भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था, वैसे कोलंबिया 20 जुलाई 1810 ईस्वी को स्पेन से स्वतंत्र हुआ था। इसकी राजधानी है बोगोटा। ठीक है, इसकी आधिकारिक भाषा है स्पेनिश और इसकी मुद्रा या करेंसी है कोलंबियन पेसो। दूसरा यहाँ पे ये देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला 5 जुलाई 1811 ईस्वी को स्पेन से स्वतंत्र हुआ था। इसकी राजधानी है कराकस। इसकी आधिकारिक भाषा या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। इसकी मुद्रा या करेंसी है वेनेजुएला बोलीवर। तीसरा देश यहाँ पे देखेंगे है गुयाना। गुयाना 26 मई 1966 ईस्वी को यूके से स्वतंत्र हुआ था। इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। इसकी मुद्रा है गुयानीज डॉलर और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज या आधिकारिक भाषा है इंग्लिश। यहाँ के 40% आबादी जो है वो भारतवंशियों की है, यानी इनके पूर्वज जो है, यहाँ पे रहने वाले लोगों में जो 40% लोग हैं उनके पूर्वज भारतवंशी है, यानी कभी न कभी इनके पूर्वज भारतीय थे। ब्रिटिश राज के दौरान भारतीयों को, बहुत से भारतीयों को गुलामी कराने के लिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देशों में ले जाया गया था। तो उन्हीं में ये गुयाना के जो 40% आबादी है उनके पूर्वज जो है वो भारतीय थे। तो यहाँ के जो 40% आबादी है वो भारतवंशियों की है, गुयाना की आबादी। ठीक है, अब देखते हैं ये है सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम 25 नवंबर 1975 ईस्वी को नीदरलैंड से स्वतंत्र हुआ था। इसकी राजधानी है पारामारिबो। ठीक है, इसकी करेंसी या मुद्रा है सूरीनाम डॉलर। यहाँ की आधिकारिक भाषा है डच और लगभग यहाँ के 30% आबादी जो है वो भारतवंशियों की है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ब्राज़ील। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया। इसकी करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल। इसकी जो आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पुर्तगीज है। उसके बाद देखते हैं यहाँ ये उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडो। इसकी मुद्रा या करेंसी है उरुग्वे पेसो और इसकी आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। पराग्वे। ठीक है, ये पराग्वे 14 मई 1811 ईस्वी को स्पेन से स्वतंत्र हुआ था। इसकी राजधानी है ओस एस्यूकन। ठीक है, एस्यूसियन। इसकी राजधानी है एसेंसियन। इसकी मुद्रा है गुरानी। ठीक है, इसकी मुद्रा गुरानी है। इसकी आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। इसकी जो राजधानी है ये एसेंसियन है। प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा गलत हो सकता है क्योंकि ये स्पेनिश लैंग्वेज है। ठीक है, तो एसेंसियन इसकी राजधानी है। ठीक है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है और यह 14 मई 1811 ईस्वी को स्पेन से स्वतंत्र हुआ था। यहाँ पे देखेंगे यह है बोलीविया। बोलीविया 6 अगस्त 1825 ईस्वी को स्पेन से आज़ाद हुआ था। इसकी राजधानी है सुक्रे और इसकी प्रशासनिक राजधानी है लापाज। ठीक है, प्रचलित लोग लापाज ही जानते हैं, लेकिन इसकी वास्तविक राजधानी है सुक्रे और इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है वो है लापाज। ठीक है, इसकी मुद्रा बोलीवियानो है। इसकी आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। उसके बाद यहाँ देखेंगे है पेरू।
पेरू 28 जुलाई 1821 ईस्वी को स्पेन से स्वतंत्र हुआ था। इसकी राजधानी लीमा है। इसकी मुद्रा पेरुवियन सोल है और इसकी आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। इसके बाद देखते हैं, ये यहाँ पे ये देश देख रहे हैं छोटा सा इक्वाडोर। यह 10 अगस्त 1809 ईस्वी को स्पेन से आज़ाद हुआ था इक्वाडोर। इसकी राजधानी है क्विटो। इसकी करेंसी है यूएस डॉलर और इसकी आधिकारिक भाषा है स्पेनिश। उसके बाद देखेंगे चिली। यहाँ पे जो देख रहे हैं चिली, ये एंडीज माउंटेन पे बसा हुआ देश है चिली। चिली की राजधानी है सैंटियागो। इसकी मुद्रा है चिलियन पेसो और इसकी आधिकारिक भाषा है स्पेनिश। इसके बाद ये देखिए अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। इसकी मुद्रा है अर्जेंटिनो पेसो और इसकी आधिकारिक भाषा है स्पेनिश। तो ये हो गए सभी 12 देश और उसके बाद में उनके जो नाम हो गए, पूरे उसके नाम हो गए, उसकी राजधानी हो गई, उसकी करेंसी हो गई, वो किस देश से स्वतंत्र हुए थे, कब हुए थे, ये इतना हो गया। अब हम लोग जानेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पर्वतों के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंडीज पर्वत के बारे में। यह विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे ये अर्जेंटीना से शुरू होती है, अर्जेंटीना चिली और सीमा, अर्जेंटीना चिली की सीमा पे यहाँ चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू, यहाँ इक्वाडोर, ये कोलंबिया और वेनेजुएला तक फैली, यानी टोटल यह 7 देशों में फैला हुआ है। यहाँ चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू, यहाँ इक्वाडोर, ये कोलंबिया और ये वेनेजुएला, टोटल 7 देशों में फैला हुआ है। इसकी लंबाई 8900 किलोमीटर है, 8900 किलोमीटर। अपने यहाँ देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई मात्र 2400 किलोमीटर है, जबकि यहाँ पे इंडीज पर्वत की देखेंगे तो यह 8900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, टोटल 7 देशों में फैला हुआ है। इसकी सर्वोच्च शिखर एकांकागुआ है, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे पड़ता है माउंट एकांकागुआ। मुख्यतः इसे चिली में ही कहा जाता है, लेकिन यह फैला हुआ है चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे। जैसे अपने यहाँ देखेंगे तो कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो नेपाल में भी पड़ता है। उसी तरह से माउंट एकांकागुआ है तो चिली में, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है वो अर्जेंटीना में भी पड़ता है। ठीक है, एंडीज पर्वत की जो सर्वाधिक लंबाई है वो पेरू देश से होकर के गुजरती है। यहाँ पे है पेरू देश, यहाँ से लेकर ये तो फैला हुआ है। तो एंडीज पर्वत की सर्वाधिक लंबाई पेरू देश से होकर के गुजरती है। इसकी सर्वाधिक चौड़ाई बोलीविया में है, यानी बोलीविया में यह बहुत अधिक चौड़ी हो जाती है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो कोटोपैक्सी है वो इक्वाडोर में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे है इक्वाडोर। आगे हम सब मैप से जानेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल जान लीजिए विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी वो इक्वाडोर में पड़ता है। यहाँ पे है इक्वाडोर देश, यह भी जो है एंडीज पर्वत का ही हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद में विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ओजेस डेल सलादो, यह चिली में है, यह भी एंडीज पर्वत का ही हिस्सा है। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी की बात होगी तो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। ठीक है, जो इक्वाडोर में है। लेकिन सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत का बात होगा तो ओजस डेल सलादो है, चिली, जो चिली में है, क्योंकि यह जो है यह सक्रिय नहीं है, इसलिए जो है अभी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। और अगर जो सुसुप्त ज्वालामुखी या फिर मंद ज्वालामुखी की बात करें तो जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो ओजस डेल सलादो है, जो चिली में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो सियरा दी मारियाओ पर्वत और मैंटिक्वेरा पर्वत, ये ब्राजील के 2 इंपॉर्टेंट पर्वत है जो ब्राजील में पड़ते हैं, सियरा दे मारियाओ पर्वत और मैंटिक्वेरा पर्वत। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो विल हेलिमा पर्वत जो है, विल हेलमिना पर्वत, ये सूरीनाम में पड़ता है, यहाँ पे ये सूरीनाम देश। उसके बाद में सीरा नेवादा दे सांता मार्ता, ये पर्वतों के नाम है, सीरा नेवादा दे सांता मार्ता पर्वत, यह कोलंबिया में पड़ता है। देखिए, ये सब नाम जो है कुछ स्पेनिश में है, कुछ डच लैंग्वेज में है, तो ये सब नाम थोड़े अटपटे से हैं। उसके अलावा एक देखेंगे तो कॉर्डिलेरा ब्लांका पर्वत, यह पेरू में पड़ता है। अब इन सबको मानचित्र के हिसाब से देख लेते हैं। आइए, सबसे पहले कोलंबिया में जो 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है उसके नाम है कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा सेंट्रल और कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। ये जो है ये कोलंबिया देश में पड़ता है। ठीक है, ये 3 पर्वत कोलंबिया देश में प्रमुख है। इसके अलावा देखेंगे तो कोटोपैक्सी, ये इक्वाडोर में पड़ता है, यहाँ पे ये इक्वाडोर है। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे चिली में तो ओजेस डेल सलादो, ये चिली में पड़ेगा। उसके बाद में सियरा दे कार्देबा, ये अर्जेंटीना में है। ब्राजील में 3 प्रमुख पर्वत है, एक सियरा दे मॉन्टिक्यूरा, एक सियरा दे मार और एक सियरा दे मारियाओ। ठीक है, ये ब्राजील के प्रमुख पर्वत श्रेणी है। तो इस तरफ जितने भी पर्वत देख रहे हैं, ये चाहे कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा सेंट्रल, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, कोटोपैक्सी, ओजेस डेल सलाडो और सियरा दे कार्डोबा, ये सभी जो है ये एंडीज पर्वत श्रेणी के ही हिस्सा है। जैसे हिमालय पर्वत में देखिए अलग अलग चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी है, उसके बाद में मकालू है, उसी तरह से ये एंडीज पर्वत के अलग अलग चोटियां हैं। ठीक है,
और इधर ये जो ब्राजील में पर्वत देख रहे हैं ये अलग अलग पर्वत समूह है, सियरा दे मारियावो, सियरा दे मार और सियरा दे मॉन्टिक्यूरा, ये अलग अलग पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं पठार के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं माटो ग्रासो का पठार, यहाँ पे ये ब्राजील में है माटो ग्रासो का पठार। उसके बाद में बोलीविया का पठार, ये पेरू और बोलीविया में है, मुख्यतः बोलीविया में है लेकिन कुछ हिस्सा जो है इसका यह पेरू में भी पड़ता है। उसके बाद पेंटागोनिया का पठार, यह अर्जेंटीना में है। और एक ब्राजीलियन उच्च भूमि, यह ब्राजील में है। ठीक है, अब लोग जान लेते हैं घास का मैदान। तो सबसे पहले देखिए लानोस घास का मैदान, यह जो है वेनेजुएला में है और कुछ हिस्सा थोड़ा सा जो है वो कोलंबिया में भी पड़ता है, लानोस घास का मैदान। उसके बाद में कंपोज घास का मैदान, यहाँ पे ये ब्राजील में है। उसके बाद में देख लेते हैं ग्रान चाको, तो ये ग्रान चाको जो है वो बोलीविया और अर्जेंटीना में भी पड़ता है और कुछ हिस्सा जो है वो पराग्वे में भी पड़ता है। तो ग्रान चाको हो गया पराग्वे, बोलीविया और अर्जेंटीना में, ये सभी घास के मैदान है। और उसके बाद में एक है ये पंपास, ये अर्जेंटीना में पड़ता है और कुछ हिस्सा जो है इसका उरुग्वे में भी पड़ता है। पंपास घास अल्फा अल्फा नामक एक घास की प्रजाति होती है, उसके लिए प्रसिद्ध है ये पंपास घास का मैदान। तो ये घास का मैदान हो गए लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में, कंपोज ब्राजील में, पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में, और ग्रान चाको पराग्वे, बोलीविया और चिली में। अब देख लेते हैं मरुस्थल। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल यहाँ पे अर्जेंटीना में, अटकामा मरुस्थल ये चिली में, और ये सेचुरा मरुस्थल ये हो गया पेरू में, और एक है ला गुजीरा मरुस्थल, ये कोलंबिया में है और थोड़ा हिस्सा वेनेजुएला में भी पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल जो अर्जेंटीना में, अटकामा मरुस्थल चिली में, और सेचुरा मरुस्थल पेरू में, और ला गुजीरा मरुस्थल ये कोलंबिया और वेनेजुएला में। अब देख लेते हैं नदियाँ के बारे में। तो सबसे लंबी नदी जो है दक्षिण अमेरिका की वो अमेजन नदी है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कहलाती है नील नदी, जो प्रथम स्थान पे है। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी वो नील नदी है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और पेरू से निकल करके पेरू, कोलंबिया और ब्राजील होते हुए अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। थोड़ा सा इस नदी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पेरू से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मांटारो नदी। ठीक है, इस मांटारो नदी में पेरू में ही आगे चल के एक अपूरीमाक और एक उकाइली नदी, दो नदी आकर के मिलती है। और ये दोनों, ये तीन नदियां का जो संगम हो गया, एक हो गया यहाँ से निकली मांटारो नदी, उसके बाद में यहाँ पे आ गया एक अपूरीमाक नदी और एक उकाइली नदी। ये तीनों नदियों का जो संगम होता है तो इसे कहा जाता है मारानोन नदी। ठीक है, इन तीनों नदियों के संगम को कहा जाता है मारानोन नदी। ये तीनों नदियों का संगम इक्वाडोर में ही होता है। और जब यही तीनों नदियों का संगम जब आगे बढ़ते हुए कोलंबिया को पार करके जब ब्राजील में प्रवेश करता है तो इसे अमेजन नदी कहा जाता है। ठीक है, तो अमेजन नदी के बारे में समझ गए। पेरू से एक नदी निकल ली जिसका नाम है मांटारो नदी। इस मांटारो नदी में आगे चल के अपूरीमाक नदी और उकाइली नदी मिली। और इन्हीं तीनों नदियों का संगम जब कोलंबिया को पार करते हुए ब्राजील में प्रवेश करता है तो यह जो है मारानोन नदी अमेजन नदी कहलाती है। ठीक है, अमेजन नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां ब्राजील में मिलती है जो अन्य देशों से आकर मिलती है, कोलंबिया से, वेनेजुएला से। ठीक है, तो ये नदियां हैं नेग्रो, मेडेरा और यपुरा, ये तीन नदियां। वैसे तो अमेजन में लगभग कहा जाता है कि 1000 से अधिक नदियां जो है सहायक नदियां अमेजन में आकर के मिलती है, लेकिन जो तीन प्रमुख नदी है वो नेग्रो, मेडेरा और यपुरा, ये तीन जो है वो अमेजन की सहायक नदी है। मेडेरा नदी अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी है। अमेजन नदी का उद्गम यहाँ पे देखेंगे तो ये एंडीज पर्वत पेरू के पास जो चोटी है वहां से निकलती है। और ये किस नाम से निकलती है तो मांटारो नदी के नाम से पेरू से निकलती है। ठीक है, इसका मुहाना अटलांटिक महासागर में हो गया जो ब्राजील की तरफ से है। यहाँ पे इस अटलांटिक महासागर में, यहाँ ये अटलांटिक महासागर ही है तो ये ब्राजील से अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। अमेजन नदी जो है वो 3 देशों में बहती है, पेरू, यहाँ पे ये कोलंबिया एकदम छोटा सा हिस्सा, और उसके बाद में यहाँ पे ब्राजील में। वैसे अमेजन की जो सहायक नदियां हैं वो अन्य देशों से भी आती है, इक्वाडोर से, कोलंबिया से, वेनेजुएला से, गुयाना से, सूरीनाम से, बोलीविया से, पराग्वे से, अन्य जगहों से भी जो है ये सहायक नदियां अमेजन में जाती है। लेकिन अमेजन नदी मुख्यतः 3 देशों में ही बहती है, पेरू, कोलंबिया और ब्राजील में। ठीक है, अब लोग जान लेते हैं पराना नदी के बारे में। तो ब्राजील में एक माटा दे कोर्दा पर्वत है, वहां से एक नदी निकलती है पारानैबा नदी। और एक मांटिक्वेरा पर्वत है, यहाँ से निकलती है ग्रांदे नदी। ठीक है, और यही दोनों नदियां का जहाँ संगम होता है उसे ही पराना नदी कहा जाता है। और यही पराना नदी जो है अर्जेंटीना और पराना नदी ये अर्जेंटीना और पराग्वे की सीमा को बनाते हुए और रियो डे प्लाता में अपना जल गिराती है। यहाँ पे एक खाड़ी की तरह है, उसे रियो डे प्लाता नाम दिया गया है, वहीं पे अपना पराना नदी जल गिराती है।
पराना नदी का उद्गम हो गया मोंटे दो कोर्दा माउंटेन जो ब्राजील में है, और इसका मुहाना हो गया रियो दे प्लाटा, जो ये खाड़ी है एक तरह का, ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में पड़ता है। ठीक है, एक और नदी यहाँ पे महत्वपूर्ण है, उसका नाम है उरुग्वे नदी। तो ये उरुग्वे नदी जो है यह भी ब्राजील से ही निकलती है। सेर्रा गिराल पर्वत, ब्राजील में एक पर्वत है सेर्रा गिराल पर्वत, वहीं से ये उरुग्वे नदी निकलती है। और यह भी जो है रियो दे प्लाटा में ही, जो अर्जेंटीना और उरुग्वे में है, इसमें आके अपना जल गिराती है। यहीं पे है ये रियो दे प्लाटा, यहीं पे पराना नदी और उरुग्वे नदी दोनों अपना जो है वो जल गिराती है। इसके बाद में एक नदी है ओरिनोको नदी। यह काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ओरिनोको नदी में जो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार जो है, दुनिया में सबसे बड़ा पेट्रोलियम का भंडार, ये इसी ओरिनोको नदी के मुहाने पे है। ठीक है, ये वेनेजुएला में ही मुख्यतः ओरिनोको नदी बहती है। इसका उद्गम परीमा पर्वत वेनेजुएला में ही है, और ये इसका मुहाना भी अटलांटिक महासागर जो वेनेजुएला की तरफ से है उसमें अपना जाके ये जल गिराती है ओरिनोको नदी। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पूरी दुनिया में जो है ये इसी ओरिनोको नदी के मुहाने पे ही है। उसके बाद में एक और नदी है साओ फ्रांसिस्को नदी। ठीक है, यह ब्राजील के कैनास्त्रा पर्वत ब्राजील से ही निकलती है, कैनास्त्रा पर्वत ब्राजील से, साओ फ्रांसिस्को नदी, और अटलांटिक महासागर में ब्राजील की तरफ से जो अटलांटिक महासागर है उसी में अपना जल गिरा देती है। अब हम लोग जानते हैं जलप्रपात या वाटरफॉल के बारे में। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये एंजेल जलप्रपात, ठीक है, जो वेनेजुएला में है। एंजेल जलप्रपात वेनेजुएला में है। ये किस नदी पे है? तो ये चुरुन नदी पे है। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजेल जलप्रपात। इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। ठीक है, इसके अलावा वेनेजुएला में एक और जलप्रपात है जिसका नाम है कुकेनन जलप्रपात। यहाँ पे देखेंगे तो ये है कुकेनन जलप्रपात, ये है एंजेल जलप्रपात और ये है कुकेनन जलप्रपात। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जलप्रपात है इंगुजू जलप्रपात, जो अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पे है। इंगुजू जलप्रपात, इसकी यह किस नदी से निकलती है? तो ये भी इंगुजू नदी का पानी गिराती है। ठीक है, एंजेल जलप्रपात चुरुन नदी पे है। ठीक है, और ये इंगुजू जलप्रपात इंगुजू नदी पे है। एक गोक्टा जलप्रपात है जो पेरू में है। ठीक है, यहाँ पे है गोक्टा जलप्रपात। एक और पेरू में जलप्रपात है फेमस, थ्री सिस्टर जलप्रपात या फिर थ्री सिस्टर वाटरफॉल इसे कहते हैं। यह भी पेरू में है। यह कुटीवेरिनी नदी पे पड़ता है पेरू में, थ्री सिस्टर वाटरफॉल। इसके अलावा एक और जलप्रपात है ब्राजील में, स्मोक जलप्रपात, और एक और जलप्रपात है पाओलो अफोंसो जलप्रपात, यह भी ब्राजील में है। तो ठीक है, तो वेनेजुएला में दो जलप्रपात हो गए, एक एंजल जलप्रपात जो चुरुन नदी पे है और दूसरा कुकेनन जलप्रपात। ठीक है, पेरू में दो जलप्रपात हो गए, एक थ्री सिस्टर वाटरफॉल और एक हो गया गोक्टा जलप्रपात। ब्राजील में दो जलप्रपात हो गए, स्मोक जलप्रपात और पाओलो अफोंसो जलप्रपात। और उसके बाद में एक इगुजू जलप्रपात हो गया, यह अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पे है। तो यह हो गया जलप्रपात या वाटरफॉल। अब हम लोग देख लेते हैं झील के बारे में। तो झील जो है, झील सबसे फेमस दक्षिण अमेरिका में टिटिकाका झील है। यह पेरू और बोलीविया, यहाँ पे ये है देश पेरू और यह है बोलीविया, इन दोनों की सीमा पे पड़ता है। ठीक है, यह एंडीज पर्वत श्रेणी में ही स्थित है टिटिकाका झील। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि टिटिकाका झील किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो वो एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित है। किस देश में पड़ता है? तो पेरू और बोलीविया दोनों देशों में पड़ता है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है टिटिकाका झील। ठीक है, इसके अलावा एक और झील यहाँ पे देखेंगे मरकैबो झील, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। मरकैबो झील यह वेनेजुएला में पड़ता है। उसके बाद में पूपो झील यहाँ पे बोलीविया में पड़ता है। पूपो झील, यह है पूपो झील बोलीविया। उसके बाद में एक पोटास लैगून है, यह ब्राजील में पड़ता है। पाटोस लैगून, पोटास नहीं पाटोस लैगून ब्राजील में। और एक मिरिम लैगून, यह उरुग्वे और ब्राजील की सीमा पर पड़ता है मिरिम लैगून। तो यहाँ पे ये टोटल झील होगा कौन सा? यहाँ पे एक हो गया टिटिकाका झील जो पेरू और बोलीविया के सीमा पे है। उसके बाद में आप देखिए मरकैबो झील जो वेनेजुएला में है, पूपो झील जो बोलीविया में है, पाटोस झील ब्राजील में है, और उसके बाद में एक मेरिम लैगून उरुग्वे और ब्राजील की सीमा पे है। आइए अब जानते हैं हम लोग खाड़ी के बारे में। ठीक है, तो एक ग्वायाकिल की खाड़ी यहाँ पे स्थित है, ग्वायाकिल की खाड़ी। ठीक है, यह इक्वाडोर में है, ग्वायाकिल की खाड़ी इक्वाडोर में है। उसके बाद में एक है कोकोवाड़ो की खाड़ी, तो ये हो गया चिली में। एक और यहाँ पे चिली में ही है पेनास की खाड़ी, ये चिली में हो गया पेनास की खाड़ी। तो चिली में दो खाड़ी हो गए, कोकोवाड़ो की खाड़ी और पेनास की खाड़ी चिली में। उसके बाद में ये ग्रांडे की खाड़ी हो गया अर्जेंटीना में। सान जॉर्ज की खाड़ी हो गया अर्जेंटीना में। सान मावियस की खाड़ी अर्जेंटीना में। और उसके बाद में एक हो गया ये रियो डी प्लाटा जो अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। और एक यहाँ पे साल्वाडोर की खाड़ी हो गया, यह ब्राजील में। तो जहां जहां ये एरो का निशान है एग्जैक्ट लोकेशन वही है खाड़ी का, तो इसको सीरियली याद रखेंगे।
ग्वायाकिल की खाड़ी इक्वाडोर, कोकोवाड़ो की खाड़ी चिली, पिनास की खाड़ी चिली, ग्रांडे की खाड़ी अर्जेंटीना, सान जॉर्ज की खाड़ी अर्जेंटीना, सान मोबियस की खाड़ी अर्जेंटीना, रियो डी प्लाटा अर्जेंटीना और उरुग्वे, और एक साल्वाडोर की खाड़ी ये ब्राजील में। ठीक है, उसके बाद में अब लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक मैगलन जल संधि भी है। ठीक है, एक मैगलन जल संधि है। अब लोग जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो ब्राजील की सीमा जो है वो 9 देशों और एक फ्रेंच गुयाना को स्पर्श करती है। ठीक है, वैसे देखेंगे तो कहने के लिए तो ये 10 देशों को स्पर्श करती है, लेकिन असल में ये जो फ्रेंच गुयाना है ये असल में एक स्वतंत्र देश नहीं है, इस पे फ्रांस का कंट्रोल है। तो इसलिए ब्राजील की सीमा सिर्फ 9 देशों को स्पर्श करती है और एक फ्रेंच गुयाना को स्पर्श करती है जो फ्रांस के कंट्रोल में आता है। तो कौन कौन से 9 देश है, तो यहाँ पे देखेंगे ये हो गया सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे। ये वो 9 देश है जिनकी सीमा जो है वो ब्राजील को स्पर्श करती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो 12 देश है तो एक तो उसमें ब्राजील हो गया, बाकी बचे 11 देश। तो उन 11 देशों में से 9 देशों की सीमा जो है वो ब्राजील से स्पर्श करती है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए यहाँ पे उरुग्वे, ये पराग्वे, ये बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम। ठीक है, ये वो 9 देश है जो ब्राजील की सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी ब्राजील की बाउंड्री इनसे लगती है। इसके अलावा फ्रेंच गुयाना भी है, लेकिन फ्रेंच गुयाना एक इंडिपेंडेंट देश नहीं है। अच्छा, वो 2 देश कौन कौन से हैं जो ब्राजील की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, तो एक है यहाँ पे इक्वाडोर। ठीक है, देखेंगे इक्वाडोर और ब्राजील के बीच में पेरू देश पड़ता है, तो इसलिए इक्वाडोर ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और दूसरा है यहाँ पे चिली, चिली और ब्राजील के बीच में बोलीविया देश पड़ जाता है, इसलिए जो है चिली ब्राजील के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 2 देश ऐसे हैं, एक इक्वाडोर और चिली, जो ब्राजील के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता। और उसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि विश्व में कॉफी या कहवा का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो ब्राजील ही है। ठीक है, ब्राजील में कहवा के विशाल बागों को फेजेंडा कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ खेती होती है, किसी किसी चीज का एक बगीचा होता है पूरा, उसी तरह से ब्राजील में कहवा का पूरा एक बड़ा सा बगीचा होता है, उस बगीचे को फेजेंडा कहा जाता है। विश्व में कहवा की सबसे बड़ी मंडी जो है वो भी ब्राजील में ही है। ठीक है, ब्राजील के विषुवत रेखीय वनों को सेल्वा कहा जाता है। ब्राजील एक ऐसा देश है जिससे विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, जैसे अपने भारत से कर्क रेखा गुजरती है अपने भारत से होकर, तो ब्राजील से होकर के विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री और मकर रेखा दोनों गुजरती है। ठीक है, ब्राजील के जो विषुवत रेखीय वन है उसको सेल्वा कहा जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो अमेजन जंगल जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 8 देशों और एक फ्रेंच गुयाना में फैला है। ठीक है, अमेजन जंगल दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 8 देशों में फैला है और एक फ्रेंच गुयाना। तो उन 8 देशों के नाम कौन कौन से हैं, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, ब्राजील, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया। ये वो 8 देश है जिनमें अमेजन का जंगल फैला हुआ है। इसके अलावा फ्रेंच गुयाना में भी अमेजन जंगल का कुछ हिस्सा है। अमेजन जंगल का जो सबसे बड़ा हिस्सा है यानी 60% अमेजन जंगल जो है वो सिर्फ ब्राजील में ही फैला हुआ है। ठीक है, अमेजन जंगल टोटल 8 देशों में फैला हुआ है, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, ब्राजील, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला और कोलंबिया। और इसमें जो सबसे बड़ा अमेजन जंगल का हिस्सा है वो ब्राजील में ही पड़ता है। ठीक है, अब लिथियम का सबसे बड़ा भंडार जो है वो बोलीविया, यहाँ पे बोलीविया, अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना और ये चिली। लिथियम का सबसे बड़ा भंडार इन्हीं तीनों देशों में पाया जाता है, इसीलिए इन तीनों देशों को ट्रायंगल ऑफ लिथियम भी कहा जाता है। तो ट्रायंगल ऑफ लिथियम किन किन देशों को कहा जाता है, बोलीविया, अर्जेंटीना और ये चिली। ठीक है, इन्हें ट्रायंगल ऑफ लिथियम कहा जाता है। आप एक चीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत के टूरिज्म का गोल्डन ट्रायंगल किन 3 शहरों को कहा जाता है। ठीक है, भारत के टूरिज्म का गोल्डन ट्रायंगल किन 3 शहरों को कहा जाता है। जैसे ये ट्रायंगल ऑफ लिथियम है ना, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली, वैसे ही भारत के टूरिज्म का 3 शहर है जिन्हें गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। आप उनके नाम मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश यहाँ देखेंगे अर्जेंटीना। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील और दूसरा सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। अर्जेंटीना का हृदय स्थल भी पंपास को कहा जाता है। अर्जेंटीना में जो बड़े पशुपालन केंद्र है उन्हें एस्टेसिया कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ भारत में पशुपालन केंद्र होता है उसे खटाल कहा जाता है, गौशाला कहा जाता है, वैसे ही अर्जेंटीना में जो बड़ा पशुपालन केंद्र है उसको एस्टेसिया कहा जाता है। और वहाँ के जो पशुपालक हैं उनको ग्वांको कहते हैं। जैसे अपने यहाँ भारत में ग्वाला कहा जाता है, चरवाहा कहा जाता है, वैसे ही अर्जेंटीना में जो पशुपालक होते हैं उनको ग्वांको कहा जाता है।
विश्व में तांबा और नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। यहाँ पे ये देश है चिली। विश्व में तांबा और नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली। तांबा के लिए जो सबसे प्रसिद्ध पठार है विश्व में, वो चुक्की माता पठार है, वो चिली में ही पड़ता है। ठीक है, तांबा के लिए सबसे प्रसिद्ध पठार चुक्की माता पठार चिली में। उसके बाद में इसीलिए जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा तांबा जो उत्पादन करता है चिली, इसीलिए तांबा को कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड चिली को कहा जाता है। कभी पूछा जाए कि कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किस देश को कहा जाता है, तो वो चिली को कहा जाता है। चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। अच्छा, अब देख लेते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश यहाँ पे ब्राजील और सबसे छोटा देश यहाँ पे है सूरीनाम। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या ब्राजील की है और सबसे कम जनसंख्या जो है सूरीनाम की है। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ इंडिपेंडेंट देश यानी स्वतंत्र देशों की बात कर रहे हैं। फ्रेंच गुयाना या फिर यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड या फिर साउथ जॉर्जिया द्वीप समूह, इनकी बात नहीं कर रहे। जो सिर्फ स्वतंत्र देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 12 देश, उनकी बात कर रहे हैं। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश हो गया ब्राजील, सबसे छोटा देश हो गया सूरीनाम। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या ब्राजील में, सबसे कम जनसंख्या सूरीनाम में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे घनी आबादी है वो इक्वाडोर में है। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वाडोर। दक्षिणी अमेरिका का सबसे कम घनी आबादी किस देश में है, तो यहाँ पे ये है सूरीनाम में और गुयाना में। इन दो देशों में सबसे कम घनी आबादी है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर साओ पाउलो है, जो ब्राजील में पड़ता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांकागुआ है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिणतम द्वीप जो है वो टेरा डिल फ्यूगो है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो द्वीप समूह है यह टेरा डिल फ्यूगो है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप समूह है। ठीक है, यह अर्जेंटीना और चिली दोनों का इसमें हिस्सा है टेरा डेल फ्यूगो द्वीप समूह में। यहाँ पे जो मैगलन जल संधि है, यही मैगलन जल संधि जो है दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि और टेरा डेल फ्यूगो द्वीप को अलग करती है। ठीक है, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो केप हॉर्न है, इसी टेरा डेल फ्यूगो द्वीप पे स्थित है केप हॉर्न। तो आपसे पूछा जाए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, तो टेरा डेल फ्यूगो है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो ये हो गया केप हॉर्न। असल में ये केप हॉर्न भी टेरा डेल फ्यूगो पर ही स्थित है और ये चिली का हिस्सा है केप हॉर्न। ठीक है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु टेरा डेल फ्यूगो जो अर्जेंटीना और चिली में पड़ता है, और सबसे दक्षिणतम द्वीप टेरा डेल फ्यूगो जो अर्जेंटीना और चिली में पड़ता है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु ये केप हॉर्न, ये चिली में पड़ता है। ठीक है, तो ये था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सभी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।